तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से YouTube चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों की डिमांड थी कि सी लैंग्वेज की नोट्स कैसे बनाई जाए, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने कंप्लीट सी लैंग्वेज को वन शॉट में कवर किया था, है ना। करीब 1 घंटे के अंदर अंदर हमने पूरी की पूरी सी लैंग्वेज को पढ़ाया था। बट समस्या आ रही थी उसमें ये कि उसमें मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज्यादा फोकस किया। तो मेन समस्या ये बनी कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करने हैं, सबसे बड़ी समस्या आपके पास, सबसे बड़ा चैलेंज वो था। आज उसी के लिए हम लोग यहाँ पर इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पर आपको सी लैंग्वेज की कंप्लीट नोट्स मिलने वाली है, ठीक है ना। नोट्स को आपको देखना है और नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, आप इस पीडीएफ से बातों को समझने का प्रयास करेंगे। हमने पहले भी बताया था कि सी लैंग्वेज क्या है। तो सी लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको हम लोग जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग नॉर्मल कामों के लिए ज्यादा करते हैं, ठीक। अब बात ये आती है कि सी लैंग्वेज को बनाया किसने? तो डेनिस रिची ने इसको बनाया था। कहां बनाया था? AT&T बेल लैबोरेटरीज में बनाया था 1972 ईस्वी में, ठीक है ना। AT&T बेल लैबोरेटरीज में बनाया गया 1972 में डेनिस रिची के द्वारा। अब सी हमारी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल का मतलब कि हर चीज को इसमें एक प्रोसीजर में लिखा जाता है। कौन सा सिंटैक्स कैसा होगा, कहां पर कौन सी लाइन आएगी, इन सारी चीजों का पूरा एक व्यवस्थित क्रम होता है। आप अपने मन से कहीं भी किसी चीज को नहीं लिख सकते हैं। अगली बात यह है कि सी हमारी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड क्यों है? क्योंकि सी का स्ट्रक्चर वेल मेंटेन्ड और वेल डिफाइंड है। ऊपर आपको हेडर फाइल लगानी होती है, उसके बाद मेन फंक्शन लगाना होता है, देन आपको पूरा का पूरा कोड लिखना होता है। तीसरी लाइन की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज को बच्चों हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मदद से हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था इसकी मदद से, मतलब फिर से रिराइट किया गया था, हमने आपको बताया भी था। नेक्स्ट चीज है कि सी इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज। सर मिडल लेवल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि बच्चों ये असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच की कड़ी है ना। असेंबली लैंग्वेज लगभग अपने एंडिंग पोजीशन पर थी और हाई लेवल लैंग्वेजेस बन रही थी, उसी दौरान सी इंट्रोड्यूस हुई, जो कि असेंबली लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को भी और हाई लेवल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को भी लेके चलती है। इसीलिए हम लोग इसको मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। आगे है कि सी इज पोर्टेबल। पोर्टेबल क्यों है बच्चा? पोर्टेबल इसलिए है क्योंकि आपने सी लैंग्वेज का कोड कहीं लिखा और अब आप उस कोड को मोबाइल पर भी रन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप पर रन कराओ, पीसी पर रन कराओ, आईफोन पर रन कराओ, मैकबुक पर रन कराओ, कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। कोड सेम ही आउटपुट आपको देगा। अगली चीज क्या है कि सी बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है डिस्पाइट बीइंग ओल्ड। पुरानी होने के बावजूद भी सी लैंग्वेज आज भी उतनी ही पॉपुलर है। वजह क्या है? वजह यह है इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर और इसकी लोकप्रियता और इसकी वर्सेटिलिटी। वर्सेटाइल का मतलब क्या है कि सी लैंग्वेज का इस्तेमाल आज हम लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कर रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए भी कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट के लिए भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या है कि हम लोग इसका इस्तेमाल जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और रिमोट कंट्रोल गेम्स को बनाने के लिए भी कर रहे हैं। यही वजह है कि सी आज भी उतनी ही पॉपुलर है जितनी ये बनने के दौरान भी थी, ठीक। आगे बात करते हैं, सी लैंग्वेज को हम लोग मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपने सी लैंग्वेज को समझ लिया तो आपको दुनिया की कोई भाषा समझने में दिक्कत कभी नहीं आएगी। अगली बात है कि सी लैंग्वेज को स्पेशली किसके लिए बनाया गया था बच्चों? स्पेशली बनाया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ यूटिलिटीज को लिखने के लिए। बाद में जब सी लैंग्वेज बन गई तो पूरे के पूरे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से रिराइट किया गया। किसकी मदद से? सी लैंग्वेज की मदद से। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। आगे बात करते हैं सी लैंग्वेज को किसने बनाया। तो बच्चों जो सी लैंग्वेज है वो डिराइव हुई किसके आधार पर? वो डिराइव हुई बी लैंग्वेज के आधार पर। किसके आधार पर डिराइव हुई? बी लैंग्वेज के आधार पर डिराइव हुई, जिसको केन थॉमसन ने बनाया था बेल लैब में ही। और बेल लैब में वो डेनिस रिची के कलीग भी थे। डेनिस रिची और केन थॉमसन साथ साथ काम करते थे। तो वहीं पर जहां डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई, वहीं पर बेल लैब में ही केन थॉमसन ने क्या बनाई थी? बी लैंग्वेज। और किसके आधार पर सी लैंग्वेज बनी? तो आपका जवाब होना चाहिए बी लैंग्वेज के आधार पर सी को बनाया गया। फिर सी लैंग्वेज कहां से बनी? सी लैंग्वेज को कहां से अडॉप्ट किया गया बच्चों? तो सी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया बी लैंग्वेज को बीसीपीएल लैंग्वेज। सी किसके बेसिस पे बनी? बी के बेसिस पे। और बी किसके बेस पे बनी? बीसीपीएल के बेस पे। बीसीपीएल का पूरा नाम है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको मार्टिन रिचर्ड्स ने बनाया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कहां बनाया बच्चों? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मार्टिन रिचर्ड्स ने बनाया।
आगे चले, आगे है कि सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड को किसने डिफाइन किया? तो सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए आंसी ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी की जो कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट है वो कब करी गई? 1983 में करी गई। उसने इसके स्टैंडर्ड को निर्धारित करना शुरू किया, और एट द एंड ऑफ 1989 1989 में आंसी ने आंसी सी नाम से इसके स्टैंडर्ड को प्रस्तुत किया। ठीक है ना, आंसी की जो कमेटी बनाई गई थी उसने 1989 में इसके स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया, किस नाम से? आंसी सी नाम से। आगे बात करते हैं, कह रहा इफ यू नो सी, अगर आप सी जानते हैं, देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या नहीं होगी किसी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गई, जैसे पाइथन हो गई, जैसे सी प्लस प्लस हो गई, या सी शार्प हो गई। ऐसी किसी लैंग्वेज को सीखने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। वजह क्या है? क्योंकि भैया इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, इसका सिंटैक्स जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। आगे बात करते हैं, सी इज वेरी फास्ट। बच्चों सी क्या है? बहुत फास्ट है। फास्ट होने की वजह क्या है? क्योंकि इसमें कंपाइलर यूज होता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरप्रेटर यूज होता है, और आपको पता है कि कंपाइलर 5 से 25 गुना तेज होता है इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई सी इज फास्टर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक एज जावा एंड पाइथन। जावा और पाइथन के कंपैरिजन में सी क्या है? फास्टर लैंग्वेज है। आगे हमने आपको बता ही दिया वर्सेटाइल क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया ना, क्योंकि सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग टेक्नोलॉजी में भी कर रहे हैं बच्चों, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी डेवलप करने में कर रहे हैं। कैसे सर? पाइथन लैंग्वेज जो है वो सी लैंग्वेज के द्वारा ही लिखी गई है। यहां तक की कहानी क्लियर हुई? आइए बात करते हैं डिफरेंस क्या है सी और सी प्लस प्लस में। बच्चों जो डिफरेंस है वो ये है कि सी और सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या है? लगभग लगभग सेम है, लेकिन जो मेन डिफरेंस की बात करी जाए वो ये है कि सी लैंग्वेज आपकी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जबकि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? यहां पर ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस होती हैं, है ना, जबकि सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस नहीं हुआ करती। ये इनके बीच का मेन डिफरेंस हो गया। सी लैंग्वेज को जब हम सेव करेंगे तो डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करेंगे, और सी प्लस प्लस को जब सेव करेंगे तो डॉट सीपीपी एक्सटेंशन से। किस एक्सटेंशन से? डॉट सीपीपी एक्सटेंशन से आपको सेव करना है। ठीक है ना, ये कुछ बातें हैं जो कि आपको नोट करके रखना है। आगे बात करते हैं कि अगर आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा, जैसे नोटपैड प्लस प्लस ले लीजिए, सबलाइन ले लीजिए, वीएस कोड ले लीजिए, आप इनमें से कोई एक टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट एडिटर लेने के साथ साथ ही आपको एक कंपाइलर की भी आवश्यकता होगी, जैसे जीसीसी कंपाइलर या मिनजीडब्ल्यू कंपाइलर आप ले सकते हैं। आपको कंपाइलर इंस्टॉल कर लेना है। कंपाइलर इंस्टॉल करने के बाद टेक्स्ट एडिटर आपको इंस्टॉल कर लेना है, और टेक्स्ट एडिटर से कंपाइलर को लिंक करा लेना है। लिंक कराने के बाद आपको प्रोग्राम लिखना है, तब ट्रांसलेट करना है, तब रन कराना है, तब रन होगा, है ना। आप चाहते हैं कि इन चीजों से थोड़ा सा बच जाएं, ये लिंक वगैरह का एक जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपके पीछे ना पड़े, तो आपको क्या करना है? टर्बो सी इंस्टॉल कर लेना है, और टर्बो सी इंस्टॉल करने के बाद आपको किसी कंपाइलर वगैरह को इंस्टॉल करने की या किसी टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कंपाइलर केवल इंस्टॉल करिए, और कंपाइलर पर भी आप अपने सी लैंग्वेज को, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को रन करा सकते हैं। ठीक है ना। कैसे कराना है मैं अभी आपको इसका डेमो भी आज लाइव क्लास में ही दिखाऊंगा, है ना। आइए बात करते हैं एक्सटेंशन क्या होती है सी की। तो बच्चों जो एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज की वो क्या होती है? डॉट सी होती है, हमने आपको बताया। और सी प्लस प्लस की क्या होगी? डॉट सीपीपी होगी। यहां तक की बातें क्लियर हुई। अब कुछ बातें हैं, कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो कि आपको याद रखनी है। ये कौन सी शॉर्टकट की है? टर्बो सी की शॉर्टकट की। किसकी बच्चों? टर्बो सी की शॉर्टकट की है। पहली शॉर्टकट की अल्ट एफ, क्या है? अल्ट एफ, जो कि फाइल मेनू को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी शॉर्टकट की है प्रेस एन, एन प्रेस करना है ताकि आप एक नई फाइल ले पाए। तीसरी शॉर्टकट की है अल्ट F9, और उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करेगी ये, और अगर आपके प्रोग्राम में कोई गलती ना हो आप कंट्रोल F9 प्रेस करिए और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अल्ट F5 क्या करता है? रिजल्ट की स्क्रीन को होल्ड करता है, दिखाता है। और अल्ट X क्या करेगा? टर्बो सी को क्लोज करेगा। और अल्ट एंटर क्या करेगा? फुल स्क्रीन लाएगा। ठीक है ना। पहले प्रोग्राम की चर्चा करते हैं। ये हमारा सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम है। हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main, curly braces, प्रिंट आई एम अजय, गेट, और यहां पर आप आउटपुट देख रहे हो, आपको क्या मिल गया? आई एम अजय। आप ये भी लिख सकते हो, और यहां पर याद रखिएगा कि
printf फंक्शन कहां डिफाइन हुआ है, studio.h में, और गेट फंक्शन कहां डिफाइन हुआ है, conio.h में। इसीलिए हमने printf और scanf को जो गेट फंक्शन है उसको यूज किया, तो स्टूडियो और कोनियो हेडर फाइल लगानी पड़ी। नीचे हमने एक प्रोग्राम और लिखा है जहां पर हमने गेट फंक्शन नहीं यूज किया है, तो जब गेट फंक्शन नहीं यूज किया तो conio.h हेडर फाइल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, एक चीज और याद रखना बच्चों, यहां पर मैंने मेन के पहले वॉइड लगाया है, और जब आप मेन के पहले वॉइड लगाते हो तो आपको रिटर्न टाइप में कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आप अगर मेन के पहले इंट लगाओगे तो यहां पर आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0 आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, ये प्रिंटफ फंक्शन जो है इसको, इस पूरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो वर्ड आ जाएगा। आइए हम आपको सबसे पहले टर्बो सी रन करा के दिखाएंगे, वहां पर प्रोग्राम कैसे बनते हैं उसको समझाएंगे, देन फिर हम आगे आपके अगले नोट्स की चर्चा करेंगे। यहां पर हमको क्या करना है, टर्बो सी ओपन कर लेना है। ध्यान से समझिएगा काम कैसे करता है बच्चों। टर्बो सी हमने ओपन कर लिया, कह रहा है स्टार्ट करिए, हमने टर्बो सी स्टार्ट किया। ये इस तरीके से हमारा टर्बो सी खुल गया है। टर्बो सी खुल गया ना, ऐसा इंटरफेस आपको टर्बो सी का दिखेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से, मैंने सबसे पहली शॉर्टकट की क्या बताई आपको, अल्ट एफ। आपको अल्ट एफ प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट एफ प्रेस करेंगे फाइल मेनू ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा, फाइल मेनू। अब ध्यान से समझ लेना ये चीज, क्योंकि टर्बो सी का इंटरफेस थोड़ा सा क्रिटिकल है अपने आप में। हमने अल्ट एफ प्रेस किया, फाइल मेनू हमारे पास ओपन हो गई। इसके बाद हमको यहां पर प्रेस करना है एन नई फाइल के लिए, एस सेव करने के लिए, ओ ओपन करने के लिए, कोई पहले से फाइल बनी हुई है तो हमको नई फाइल बनानी है, मैं एन प्रेस कर दूंगा। बच्चों यहां पर एक नई फाइल बन गई है ना। यहां पर देखो क्या दिखा रहा है, अभी किसी नाम से वो सेव नहीं है, कह रहा नो नेम 00.cpp। .cpp का मतलब बाय डिफॉल्ट ये प्रोग्राम को C++ लैंग्वेज में सेव करता है ना, और हमको यहाँ प्रोग्राम वगैरह को सेव करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम प्रोग्राम लिखते हैं, हैज इंक्लूड, ठीक है ना, INCLUD, हैज इंक्लूड, उसके बाद stdio.h, फिर नीचे आना है, लिखना हैज इंक्लूड conio.h, लगाया। इसके बाद हमको यहां पर लगाना होता है void main। void main, void main लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाना है। आप चाहे तो टैब प्रेस करके लिखिए, चाहे तो ऐसे ही लिखिए, कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहां पर हमको कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, printf फंक्शन इस्तेमाल करना है। और इसके बाद मैंने लिखा, यहां पर लिख दिया, ठीक, ये हमने लिख दिया। उसके बाद सेमीकोलन लास्ट में लगाना नहीं भूलना है। उसके बाद नीचे आना है, और हमने कहा था कि आपके टर्बो सी की जो स्क्रीन है वो रुकती नहीं है रिजल्ट बताने के बाद, तो उसको रोकने के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, गेट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि कहां डिफाइन है, conio.h की हेडर फाइल में। और printf और scanf कहां डिफाइन है, studio.h की हेडर फाइल में। ठीक है ना, लास्ट में आना है, हमको लगा देना है कर्ली ब्रेसेस क्लोज, क्योंकि मेन फंक्शन शुरू कहां से होगा, कर्ली ब्रेसेस से, और खत्म कहां से होगा, कर्ली ब्रेसेस से। इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे वही कंपाइल होगा, वही रन होगा। अब इतना आपने लिख लिया, सेव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेव कराना है आप करा सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको हमको रन करना है, और रन करने से पहले कंपाइल करके चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई एरर तो नहीं है प्रोग्राम में। हमने आपको कंपाइल करने की शॉर्टकट की क्या बताई है, अल्ट F9 बताई है। बच्चों क्या बताई है, अल्ट, हमने प्रोग्राम को कंपाइल करा दिया। ध्यान से देखिए, कह रहा है 460 फाइलें टोटल कंपाइल हुई हैं। बहुत सारी फाइलें होती हैं इसके अंदर, .obj, .exe फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारी लिंकिंग फाइल्स होती हैं। लिंकर लोडर इसी में काम करता है, ठीक है ना। इसके अंदर के कंपाइलर के अंदर के वर्क में ये सब यूज होता है। ठीक, अब बात आती है कितनी वार्निंग है, 0 वार्निंग। एरर कितनी है, 0 एरर, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एंटर मार दीजिए। अब प्रोग्राम सही है तो प्रोग्राम को हम रन करा सकते हैं। रन कराने की शॉर्टकट की हमने आपको क्या बता रखी है, कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 किया हमने, तो ध्यान से देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया, है ना, लिख करके आ गया ऐसे। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर एक लाइन और लिखूं। मैं यहां पर आ जाऊंगा और यहां पर एक लाइन में और लिख रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा printf, मैंने लिख दिया लाइक एंड, ठीक है ना, कितना मैंने लिख दिया, बंद किया, सेमीकोलन लगाया। रन करता हूं इसको, पहले कंपाइल करूंगा, अल्ट F9, कोई एरर नहीं है। फिर मैं
रन करा दूंगा, कंट्रोल F9। आप ध्यान से देखो क्या लिख के आया है, कोडोलॉजी वर्ड, फिर लिखा कोडोलॉजी वर्ड, फिर लिखा लाइक एंड शेयर। मतलब पहले वाला जो आउटपुट था अभी भी वो बना हुआ है ना, पहले वाला आउटपुट अभी भी बना हुआ है, वो गायब नहीं हुआ है ना। तो उसको हमको गायब करना है। मैं चाहता हूं जितनी बार प्रोग्राम रन हो फ्रेश एकदम रिजल्ट आए, पहले वाले रिजल्ट हमको ना दिखें। उसके लिए ही हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लियर स्क्रीन। बच्चा क्लियर स्क्रीन कहां यूज करेंगे, प्रिंट फंक्शन के जस्ट ऊपर, प्रिंट फंक्शन के जस्ट ऊपर यहां लगा दीजिए CLR SCR लगा दिया, क्वेश्चन मार्क और सेमीकोलन लगाया। अब इसको आप रन करा लो। अब ध्यान से देखो हट गया ना, सारी स्क्रीन क्या हो गई, क्लियर हो गई। और अब जितनी बार मैं रन कराऊंगा, ध्यान से देखो, कंट्रोल F9 फिर रन कराया, फिर रन कराया, क्या पहले वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, तो ये हर बार उसको क्या करता जाएगा, क्लियर करता जाएगा। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत। अच्छा आगे चलते हैं। अगली बात बच्चा क्या है, मैं देख रहा हूं कि पूरा का पूरा रिजल्ट हमारा कितनी लाइन में आ रहा है, एक ही लाइन में। हमको दूसरी लाइन में चाहिए आउटपुट, तो उसके लिए हमने आपको एस्केप सीक्वेंस बता रखा था, \n लेंगे हम लोग और यहां पर प्रोग्राम को रन करा देंगे। आप देखिए आंसर हमारे, रिजल्ट हमारे 2 लाइन में आ गए, है ना। तो \n क्या है, एक एस्केप सीक्वेंस है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, न्यू लाइन के लिए करते हैं। ऐसे एक और एस्केप सीक्वेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, \t बोलते हैं। इसका इस्तेमाल बच्चों हम लोग टैब के लिए करते हैं। अब ध्यान से देखो, कोडोलॉजी और वर्ड के बीच में क्या आ गया है, एक टैब आ गया है। तो अब आपने टर्बोसी के इंटरफेस को समझ लिया, है ना। आइए अपनी क्लास को फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और एक बात और, आपको टर्बोसी बंद करना है। तो टर्बोसी बंद करने के लिए हमने आपको कौन सी शॉर्टकट की बताई है, Alt+X, है ना। Alt+X आपको एंटर कर देना है। कह रहा है कि आप अपने प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं, अगर हाँ करना चाहते हैं तो Y प्रेस करेंगे, है ना। नहीं करना है तो N प्रेस करेंगे। मुझको प्रोग्राम को सेव नहीं करना है तो मैं यहाँ N प्रेस कर दे रहा हूं बच्चों, और इस तरीके से क्या होगा, हमारा प्रोग्राम कट जाएगा और हम लोग कहां आ जाएंगे, अपनी PDF पर आ जाएंगे। टर्बोसी का स्ट्रक्चर पूरा और कैसे काम करना, सारा कहानी समझ में आ गई ना। आइए हम लोग अब बात करते हैं आगे की कहानी की तरफ। स्ट्रक्चर जो हमने आपको बताया भैया, हैज इंक्लूड studio.h जो होती है, ये हमारी हेडर फाइल लाइब्रेरी होती है। क्या होती है, हेडर फाइल लाइब्रेरी होती है, जो हमको इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन के साथ काम करने का मौका देती है। ठीक है ना। कौन कौन से फंक्शन है, printf है बच्चों और scanf है। printf आउटपुट के लिए और scanf इनपुट के लिए यूज होता है। आगे आइए नीचे, हेडर फाइल्स जो होती हैं वो सी प्रोग्राम में फंक्शनैलिटी को ऐड करती हैं। सी प्रोग्राम में क्या करेंगी, फंक्शनैलिटी को ऐड करती है, मतलब काम करने के बारे में आपको बताएंगे कौन सा फंक्शन कौन सा काम करेगा। इसको कौन बताएगा, फंक्शन। और फंक्शन कहां डिफाइन हुए हैं, हेडर फाइल्स में। नीचे आइए, Conio.h भी ऐसे है, ये भी हमारी एक हेडर फाइल लाइब्रेरी है जिसके अंदर क्लियर स्क्रीन फंक्शन और गेट फंक्शन होता है। हमने दोनों का प्रैक्टिकल आपको बताया। एक चीज और पूछता है आपसे, बताओ stdio का पूरा नाम क्या होता है। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। Conio का पूरा नाम क्या होगा, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। आगे बात करते हैं, कह रहा है अनदर थिंग दैट यू ऑलवेज अपीयर इन सी प्रोग्राम। एक चीज आप हमेशा और देखोगे प्रोग्राम में, वो है मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम में क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन ही बोलेंगे। मेन लिखा होता है ना, मेन क्या है, फंक्शन है, और इसी के अंदर पूरा का पूरा कोड लिखा होता है। कहां, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पूरा का पूरा सी कोड हमारा लिखा हुआ होगा। अब बात आती है प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, आउटपुट। जैसे यहां पर क्या दे रहा है, हेलो वर्ड दे रहा है। यहां पर ध्यान से देखिए, प्रिंटफ फंक्शन क्या दिया, हेलो वर्ड, तो ये आउटपुट आ गया। ऐसे ही स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, तो स्कैनफ फंक्शन यूजर से क्या लेगा बच्चों, यूजर से लेता है इनपुट। क्या लेता है, यूजर से इनपुट। कैसे लेता है हमने आपको बताया था, अभी इसको प्रैक्टिकली फिर भी बता दूंगा। ठीक है। आगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके, अभी हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। उसके पहले है गेट फंक्शन, क्या करेगा, आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करेगा, और इसका इस्तेमाल कहां करना है, टर्बो सी में करना है, बाकी आपको इसकी जरूरत नहीं। अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वहां पर Conio.h लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। गेच लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना Conio.h बिना गेच के भी अपना प्रोग्राम लिख करके रन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि सी लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट के बाद क्या लगाना होता है, सेमीकोलन लगाना होता है।
और हमने एक बात आपको और बताई, अगर void लोगे तो रिटर्न जीरो नहीं लगेगा। देखो void के बाद रिटर्न जीरो लगा है, नहीं, int के बाद क्या लगा है, रिटर्न जीरो। तो रिटर्न जीरो काम क्या करेगा बच्चों, रिटर्न जीरो क्या काम करता है, रिटर्न जीरो हमारे मेन फंक्शन को एंड कर देता है ना। अगर आपने वो 1 घंटे की वीडियो देखी है सी लैंग्वेज की, तो वहां पर मैं एक बार काम कर रहा था और रिटर्न जीरो के नीचे कोड लिख रहा था गलती से, और वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि रिटर्न जीरो जहां मिल गया वहीं पर मेन फंक्शन क्या हो गया, बंद। उसके बाद आप कुछ भी लिखो कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा, है ना। आप उसको देखिएगा, लास्ट के 5-7 मिनट पहले मुझसे ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, है ना। मुझे लगा कि रिटर्न जीरो नीचे ही रह गया है और वो ऊपर चला गया। ठीक, तो आप वो चीजें देखेंगे। उसके बाद अगली चीज क्या है, अगली चीज है कि आप सबसे लास्ट में क्या लगाना नहीं भूलेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स। अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो मेन फंक्शन में सबसे लास्ट में क्या लगाना होता है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाना होता है। फिर बात आती है बच्चों स्टेटमेंट क्या होती है। ये तो पीडीएफ की लैंग्वेज है, आप इसको नोट कर लेंगे। सबसे आसान वे में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। प्रोग्राम की हर लाइन, प्रोग्राम की हर लाइन या प्रोग्राम का वह यूनिट ऑफ कोड जो कंपाइलर के द्वारा समझा जाए और इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया जा सके, वो क्या कहलाता है, स्टेटमेंट, है ना। द यूनिट ऑफ कोड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंपाइलर एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर आर नोन एज स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वह यूनिट ऑफ कोड होता है जिसको कंपाइलर समझ पाए और जिसका वो रिजल्ट जनरेट कर पाए, क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे यहां पर ध्यान से देखिए, ये हमारी एक स्टेटमेंट है बच्चों, ये लिखा है ना प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ये पूरा क्या है, एक स्टेटमेंट है और इसका रिजल्ट भी हमको मिल रहा है। आइए आगे बात करते हैं। यहां पर देखो, यहां मैंने लिख भी दिया है, यह प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड क्या है, एक स्टेटमेंट है और हर स्टेटमेंट के लास्ट में क्या लगाना होता है, सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। यहां पर मैंने नोट में भी इस चीज को लिख रखा है, आप भी अपने नोट्स में मेंशन करेंगे कि सेमीकोलन लगाना पड़ता है। अगर नहीं लगाइएगा, आप भूल जाते हैं, तो आपको एक एरर मिलेगी और आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि हम अपने मेन फंक्शन के अंदर बहुत सारे प्रिंटफ फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, एक प्रिंटफ फंक्शन, दूसरा प्रिंटफ फंक्शन और तीसरा प्रिंटफ फंक्शन मैंने यूज किया। तो तीनों प्रिंटफ फंक्शन ने अपना अपना काम किया और तीनों ने रिजल्ट जनरेट किया, हेलो अजय, आई एम लर्निंग सी एंड इट इज ऑसम, है ना। आपको क्या अंतर दिख रहा है, सर लिखा तो हमने 3, प्रिंटफ कितने लगाए, 3, लेकिन रिजल्ट कितनी लाइन में आया, 1 लाइन में। क्यों? क्योंकि आपने कहीं इसको नहीं कहा कि लाइन आपको चेंज भी करनी है ना। और लाइन चेंज कैसे होती है, एस्केप सीक्वेंस से होती है। अभी हमने आपको 5 मिनट पहले करके भी दिखाया। तो यहां पर नीचे हमने एक प्रोग्राम और लिखा कि नई लाइन इंसर्ट करने के लिए आपको बैकस्लैश n का सहारा लेना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, प्रिंटफ फंक्शन यहां हमने एक ही लगाया है, लेकिन कितने बैकस्लैश लगाए हैं, 2 बैकस्लैश n लगाए हैं। मतलब लाइन कितनी बार टूटेगी, 2 बार। और आपका जो आंसर है वो कितनी लाइन में आएगा, हेलो वर्ल्ड, आई एम लर्निंग सी एंड इट इज ऑसम। 3 लाइन में अब आपका रिजल्ट आएगा। लिखा भले हमने ही 1 लाइन में है, लेकिन रिजल्ट कितनी लाइन में आएगा, 3 लाइन में आएगा। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कमेंट। बच्चों कमेंट क्या होता है, कमेंट वह कोड होता है, वह पार्ट होता है कोड का जो कि कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाता और जो प्रोग्राम के बारे में एडिशनल जानकारी देता है कि प्रोग्राम क्या काम करेगा, यहां पर इसका क्या लॉजिक है, क्या मतलब है। उन चीजों को बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कमेंट का। और कमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 2, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश और मल्टी लाइन कमेंट के लिए फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक्स। और कैसे बंद होगा, एस्ट्रिक्स और फॉरवर्ड स्लैश, है ना। प्रैक्टिकल में हमने आपको इसका यूज भी करके बताया है। बात आती है एक नोट पॉइंट की कि बच्चों 1999 के पहले सी लैंग्वेज में मल्टी लाइन कमेंट ही केवल थे, सिंगल लाइन कमेंट नहीं हुआ करते थे। सिंगल लाइन कमेंट को कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1999 में। किस वर्जन में, C99 वर्जन में। C99 वर्जन में इसको इंट्रोड्यूस करा गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला टॉपिक, कैरेक्टर सेट क्या होता है बच्चों। अ कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स, लेटर्स एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स दैट आर वैलिड इन सी लैंग्वेज। उन कैरेक्टर्स का समूह है जो कि सी लैंग्वेज में वैलिड होते हैं, मतलब जिनके मदद से हम लोग कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज में। उन कैरेक्टर्स के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, कैरेक्टर सेट बोलेंगे। और सी लैंग्वेज में टोटल कितने कैरेक्टर हैं बच्चों, 256 कैरेक्टर्स हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज, 256 कैरेक्टर्स।
है ना, जिनमें क्या क्या होगा, जिनमें अल्फाबेट होगा। ये 26 दूनी 52 तो यही हो गया, 52 यही हो गया। और उसके बाद यहाँ पर 10 डिजिट्स हो गए 0 से लेके 9 तक, 52 10 62, और बाकी के जो आपके बचते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, ये बाकी के आपके सिंबल्स हो जाएंगे, है ना, जिसमें आपने बहुत सारे सिंबल का इस्तेमाल देखा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रेटर देन भी बोलते हैं, लेस देन भी बोलते हैं, या यूं कहें ओपन एंगल ब्रैकेट और क्लोज एंगल ब्रैकेट भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर इसको कॉलन बोलेंगे, इसको एम्परसेंड बोलते हैं, बिटवाइज एंड भी बोलते हैं, ये आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। और इस चीज को हम लोग एस्टेरिस्क भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। इसको एडिशन बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन बोलेंगे, या नेगेटिव साइन बोल दो। ये हमारा क्या है, डिवीजन भी है, फॉरवर्ड स्लैश भी है। ये क्या है, बैकवर्ड स्लैश है। इसको हम लोग टिल्ड साइन बोलते हैं, या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो आप। आगे है बिटवाइज, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये पाउंड साइन है, ये कॉलन साइन है, ये आपका ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रेसेस, ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, ये आपका दोनों पैरेंथेसिस है, ठीक है ना। ये आपको सिंबल्स हैं जिनके नाम हमने आपको बताए। अब अगली जो बात आती है वो होती है टोकन की। बच्चों टोकन क्या होता है, किसी प्रोग्राम का सबसे छोटा पार्ट, किसी भी प्रोग्राम का सबसे छोटा पार्ट जो कि ट्रांसलेटर के द्वारा समझा जाए, जो कंपाइलर के द्वारा समझा जाए, मतलब उससे छोटा कुछ भी ना हो और हम लोग उसको और ज्यादा ना तोड़ पाए, है ना। और छोटा होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल भी होना चाहिए, ठीक। तो वही कह रहा है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट और एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन विच आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर, जो कंपाइलर के लिए क्या हो, मीनिंगफुल भी हो। टोकन में क्या क्या हो सकता है, तो टोकन में कीवर्ड हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, और पंक्चुएटर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पंक्चुएटर्स भी हो सकते हैं। पंक्चुएटर का मतलब कुछ और जो सिंबल जो ऑपरेटर्स से बच जाए। बात समझ में आ गई ना, जिनका अपना एक अर्थ हो। आगे बात करते हैं सर, आइडेंटिफायर क्या होता है। तो बच्चों आइडेंटिफायर एक ऐसा नाम होता है जो किसी वेरिएबल को दिया जाता है, या फंक्शन को दिया जाता है, या स्ट्रक्चर को दिया जाता है, या क्लास को, या फिर ऑब्जेक्ट को। और जो आइडेंटिफायर होते हैं ये यूनिक होते हैं। क्या होते हैं, यूनिक, मतलब एक नाम का एक ही आइडेंटिफायर होगा, उस नाम का दूसरा आइडेंटिफायर नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अगली बात क्या है कि इसको जब देते हैं हम लोग तो ये यूनिक होंगे, यूनिक होने के साथ साथ यूजर डिफाइंड भी होंगे, मतलब इसको जो यूजर होगा, जो कोडर होगा, जो प्रोग्रामर होगा, वो खुद से डिफाइन करता है अपने हिसाब से, है ना। इसके कुछ रूल्स होते हैं डिक्लेयर करने के, जो कि आपको नीचे बताए गए हैं। अगली बात क्या है बच्चों कि यह काम क्या करेगा, तो यह एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, ऑपरेटर्स को, स्ट्रक्चर्स को और फंक्शंस को, इन सारी चीजों को, स्ट्रक्चर्स को, क्लासेस को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। इनकी लेंथ कितनी हो सकती है, इनकी लेंथ हो सकती है 31 कैरेक्टर्स की मैक्सिमम, उससे बड़े नहीं होते हैं। नीचे बात आती है वेरिएबल क्या होते हैं। तो बच्चों वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंटेनर्स होते हैं या स्टोरेज एरियाज होते हैं जो अपने अंदर वैल्यूज स्टोर करते हैं। कैसी वैल्यूज, नंबर्स की फॉर्मेट में, या कैरेक्टर्स की फॉर्मेट में, या स्ट्रिंग की फॉर्मेट में अपने अंदर वैल्यूज को कंटेन करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। आपने मैथ में पढ़ा होगा वेरिएबल, वेरिएबल के मान बदलते रहते हैं और कांस्टेंट के मान नहीं बदलते। जैसे हमने कह दिया x बराबर 5, तो x क्या है, वेरिएबल है, 5 क्या है, कांस्टेंट है। आज x बराबर 5 है, कल x बराबर 10 हो जाता है, तो x के मान बदल रहे हैं ना। लेकिन 5 का मतलब तो 5 ही होगा, 10 का मतलब तो 10 ही होगा, अजय का मतलब अजय ही होगा। तो 5 10 अजय ये सब क्या है, कांस्टेंट है। x y नेम मोहन नेम कार ये सब क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। बात समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डेफिनेशन वगैरह आप लिख लीजिएगा। कह रहा इन सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, है ना। होते तो बहुत सारे हैं बट बेसिकली कितने प्रकार के, 3, एक इंट, एक फ्लोट और एक कैरेक्टर। ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका होता है। इंट क्या करेगा, इंटीजर को स्टोर करेगा जहां पर होल नंबर्स की चर्चा होगी, विदाउट डेसिमल सच एज 1 2 3 या -20 -13 कुछ भी आप ले सकते हो। फ्लोट में क्या होगा बच्चों, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएंगे, जैसे डेसिमल नंबर्स हो गए। इसमें हमने कह दिया 3.5 -24.7, ये सब क्या हो गए, डेसिमल नंबर्स हो गए। उसके बाद डेसिमल नंबर्स के बाद कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर को हम लोग सिंगल कोट में लिखते हैं। किसमें लिखेंगे, सिंगल कोट में। और अगर डबल कोट में लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो स्ट्रिंग बन जाएगी। बच्चों क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। किसमें लिखने पर, डबल कोट के अंदर लिखने पर स्ट्रिंग बन जाती है। आगे बात किया जाए, आगे अगली बात है कि हमको क्रिएट करना है वेरिएबल को।
तो वेरिएबल को क्रिएट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डेटा टाइप। और डेटा टाइप लिखने के बाद वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, तब उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, है ना। जैसे हमने आपसे कह दिया, हमने कहा इंट x बराबर 5, इंट x बराबर 5 कह दिया, इतना ना। अब यहां पर इंट क्या है? तो इंट है डेटा टाइप, x क्या है? वेरिएबल का नाम है, और 5 क्या है? वेरिएबल के अंदर की वैल्यू है। तो इस तरीके से क्या हो गया? वेरिएबल को डिक्लेयर करना या असाइन करना या इनिशियलाइज करना। अच्छा, तीनों टर्म मैंने बोल दी इकट्ठे, और तीनों अलग अलग भी हैं, है ना। क्या अलग अलग है जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैंने कहा इंट नम मतलब नम नाम का वेरिएबल है, जो कि अपने अंदर कैसी वैल्यू कंटेन करेगा? इंटीजर वैल्यू कंटेन करेगा। अभी हमने नम में कोई वैल्यू दी है क्या? नहीं। इसका मतलब नम में क्या है? नम में गार्बेज वैल्यू है। नम में क्या है? गार्बेज वैल्यू। नम नाम के वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस चीज को बोलते हैं डिक्लेरेशन। इसको क्या बोलेंगे? डिक्लेरेशन बोलेंगे। हमने डिक्लेयर कर रखा है। आगे है नम बराबर 13, नम बराबर 13 मतलब नम के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई? 13 आ गया। अब हमने क्या कर दिया? नंबर की वैल्यू को असाइन कर दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे असाइनमेंट। क्या बोलेंगे? असाइनमेंट। अच्छा, हम डिक्लेरेशन और असाइनमेंट को एक साथ कर दें तो वो चीज कहलाती है इनिशियलाइजेशन। क्या कहलाएगी? इनिशियलाइजेशन। जैसे हमने कहा फ्लोट माइनम नाम का वेरिएबल है, जो कि कैसी वैल्यू कंटेन करेगा? फ्लोटिंग पॉइंट, और उसकी वैल्यू हमने दे दी 15.8। तो ये क्या कहलाया? ये डेटा टाइप कहलाया, ये वेरिएबल का नाम हुआ, और ये उसकी वैल्यू हो गई। और ये तीन के तीनों काम हमने, दोनों काम हमने कितने लाइन में करे? एक ही लाइन में। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। एक चीज और, कैरेक्टर के लिए आप कैर लगाते हो और उसके बाद सिंगल कोट, ये भी हमने आपको बताया। आप एक लाइन में एक से ज्यादा वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, हमने कहा फ्लोट f1 बराबर 3.86, f2 बराबर 0.237। तो एक लाइन में एक से ज्यादा वेरिएबल भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नीचे आइए, नीचे कह रहा है इंट n1 और कॉमा लगाया n2 बराबर 34। इंट n1, एक मिनट, हाँ यहां पर आया इंट n1 और n2 बराबर 34। मतलब हमने n1 को क्या किया? n1 को डिक्लेयर किया है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर की वैल्यू अभी नहीं दी। और n2 क्या हुआ? n2 में 34 दे रखा है, इसीलिए ये क्या हो गया? n2 इनिशियलाइज हुआ है और n1 डिक्लेयर हुआ है। यहां तक की बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। आगे है वेरिएबल को डिक्लेयर करने कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है बच्चों? कि वेरिएबल जो है वो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, और अंडरस्कोर। मगर स्टार्ट किससे होगा? स्टार्ट या तो लेटर से होगा या तो अंडरस्कोर से। नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। अगली बात कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा नम और यहां पर भी नम लिखा, दोनों का मतलब नम ही है, लेकिन एक में कैपिटल लेटर है, एक में स्मॉल लेटर, तो इसीलिए दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। दोनों आप डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए। आगे कह रहा हूं कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके अंदर व्हाइट स्पेस नहीं आ सकता, मतलब स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपके सिंबल्स हो गए ना, तो सिंबल्स आपके वेरिएबल में कभी भी नहीं आएंगे। और यही सारे रूल्स किसके होते हैं? फंक्शंस के, डिक्लेरेशन के भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा रूल किसका है? आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने का है। किसका है? आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने का। और आइडेंटिफायर के अंदर क्या क्या आता है? वेरिएबल आता है, फंक्शन आता है, क्लास आता है, ऑब्जेक्ट आता है, स्ट्रक्चर आता है। तो सबके लिए सेम रूल होंगे। ठीक, आगे बात करते हैं कि रिजर्व वर्ड या कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग आइडेंटिफायर के नाम में नहीं कर सकते। जैसे रिजर्व वर्ड या कीवर्ड कौन कौन से हैं, है ना? आइए आगे ही देख लेते हैं। सी कीवर्ड। सी के कीवर्ड क्या क्या है? वो जो कीवर्ड्स को हम लोग प्री डिफाइंड या रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के दौरान ही किया जाता है। ठीक है ना? उसको हम लोग उसी समय डिफाइन करते हैं। और सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स हैं? 32 कीवर्ड्स हैं। इनका अपना विशेष काम होता है, इनको आप अपने मन से परिवर्तित नहीं कर सकते। ये जो काम करेंगे उनका काम वही होगा, है ना? आप इनको एज अ आइडेंटिफायर, एज अ वेरिएबल, एज अ फंक्शन, एज अ स्ट्रक्चर, एज अ क्लास, एज अ ऑब्जेक्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है ना? जैसे हम इंट, मैं नहीं कह सकता इंट बराबर 5। इंट क्या है? इंट कीवर्ड है, तो इंट का इस्तेमाल हम लोग वेरिएबल के फॉर्मेट में कभी भी
नहीं कर सकते। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये 32 के 32 कीवर्ड आपके सामने हैं। ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, कॉन्स्ट, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फॉर, इफ, गो टू, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, साइन, स्टैटिक, साइज ऑफ स्पॉट, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, वॉइड, वॉइल, वोलाटाइल एंड अनसाइंड। ये 32 के 32 कीवर्ड हैं जिनका अपना विशेष काम होता है। कुछ का इस्तेमाल कंडीशंस के लिए, कुछ का इस्तेमाल जंप स्टेटमेंट्स के लिए, और कुछ का इस्तेमाल हम लोग लूपिंग के लिए, तो कुछ का इस्तेमाल हम लोग डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। आप धीरे धीरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, इन 32 के 32 का इस्तेमाल आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, आगे चलें। कांस्टेंट क्या होते हैं? तो बच्चों कांस्टेंट की बात करें, इफ यू वांट टू डिफाइन अ वेरिएबल हुज वैल्यू कांट बी चेंज, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट की वैल्यूज कभी भी बदलती, तो आप भी चाहते हो कि हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करें तो उसकी वैल्यू कभी ना बदले, तो आपको क्या करना होगा? आपको कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। अब देखो, कॉन्स्ट कीवर्ड है तो कॉन्स्ट कीवर्ड का एक ही काम है, वो है वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना, वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर देना। यहां पर देखिए ये कॉन्स्ट कीवर्ड रहा, कहां चला गया? ये है नीचे, है ना, कॉन्स्ट कीवर्ड यहां पर है। तो इसका काम केवल इतना है। अब हमने जैसे पाई लिखा, पाई, पाई किस प्रकार का डेटा टाइप है? डबल हमने ले लिया, मतलब पाई जो है, पाई नाम का वेरिएबल, यहां पर यक्स भी लिख सकते थे, क्या लिख देते? यक्स, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, हमने लिख दिया, क्या लिखा? हमने लिख दिया बच्चों पाई। पाई कैसा है? डबल डेटा टाइप है, मतलब इसके अंदर बहुत बड़ी लेंथ की फ्लोट वैल्यू लिख सकते हैं, है ना। अब पाई को हमने क्या बनाया? कांस्टेंट, और यहां कहा पाई की वैल्यू 3.14 है, और मैं नीचे आया, कहा पाई की वैल्यू 3.14 से कितना कर दो? 3 कर दो, तो हमको तुरंत क्या मिल जाएगी? तुरंत एरर मिल जाएगी, प्रोग्राम हमारा एरर जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने पाई की वैल्यू क्या कर रखी है? कांस्टेंट कर रखी है। मतलब अब पाई की वैल्यू हम पूरे प्रोग्राम में कभी बदल नहीं सकते। यहां तक की बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं लिटरल की। लिटरल और कांस्टेंट लगभग लगभग सेम है। कांस्टेंट का ही एक टाइप क्या होता है? लिटरल होता है। लिटरल्स आर डेटास यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग फिक्स वैल्यूज। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू देते हैं हम लोग ना, उन्हें ही हम लोग लिटरल कहते हैं। क्या बोलेंगे? उन्हें लिटरल बोलेंगे। जैसे हमने कहा, आप कोडिंग करते हो, x बराबर 5 कह दिया, तो 5 क्या है? लिटरल है। हमने कहा y बराबर 1.5, तो 1.5 क्या है? लिटरल है। हमने कहा नेम बराबर अजय, तो अजय क्या है? लिटरल है। तो ये सब क्या होते हैं? लिटरल्स होते हैं। लिटरल के टाइप की बात करें तो लिटरल भैया इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, और स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है ना। अब इंटीजर में भी डेसिमल हो गया, डेसिमल के साथ साथ बाइनरी हुआ, बाइनरी के बाद ऑक्टल हुआ, ऑक्टल के बाद क्या हो गया? हेक्साडेसिमल हो गया। 4 प्रकार के इंटीजर्स होते हैं, याद रखिएगा। बाइनरी के लिए 0 और b का इस्तेमाल करेंगे। किसका? और 0 और b के बाद क्या लिखा है? 101। 101 का डेसिमल क्या होगा? 5। मतलब ये क्या लिखा है? ये 5 लिखा हुआ है। किस फॉर्मेट में? बाइनरी फॉर्मेट में। 4 बराबर 100 होता है, 5 बराबर 101 होता है। तो ये क्या लिखा हुआ? 5 लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहां पर लिख रखा है बाइनरी फॉर्मेट में, इसीलिए क्या लिखा? 0B101। क्लियर? आगे 065 लिखा हुआ है, अब आगे 0 लग गया, इसका मतलब ये किस फॉर्मेट में है? ऑक्टल फॉर्मेट में। और हमने 65 लिख रखा है, तो 65 ऑक्टल में है, मतलब बेस क्या है? 8। इसको डेसिमल में बदलिए, कितना हो जाएगा बच्चों? 5 एकम 5 हो गया, और 8 48 53। ये कितना आएगा? ये डेसिमल में 53 आएगा। कितना? 53। उसके बाद यहां पर आइए, 0x लगा हुआ है। 0x क्या बता रहा है? ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। कैसी वैल्यू? हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल में हमको पता है ना, ABCD ले सकते हैं, तो इसीलिए 4B लिखा है। 4B का मतलब 4, और B का मतलब 11। B का मतलब, A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 11 होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 16 चौको 64 और 11, 64 11 कितना हो जाएगा? 64 और 11 65, सॉरी 75। तो 75 इसकी वैल्यू हो जाएगी। बात इतनी समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे डिफरेंट टाइप के इंटीजर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, एक बार उसको आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर इसमें 53 आया है, इसमें 5 आया है, इसमें 75 आया है, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, इसमें दशमलव संख्याएं आती हैं। कौन सी संख्याएं आएंगी? दशमलव संख्याएं। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। सर E3 क्या है? E3 का मतलब है 10 to the power 3, 10 की घाते 3। अच्छा, E-5 क्या है? E-5 का मतलब है 10 की घाते -5,
मतलब दशमलव किधर जाएगी, दशमलव जाएगी बाईं तरफ, है ना, और इधर में दाईं तरफ जाती हैं। तो ये बातें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। कैरेक्टर की बात करते हैं बच्चों, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सिंगल कोट के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। किसमें, सिंगल कोट। और स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो डबल कोट के अंदर डिफाइन होती हैं। किसके अंदर डिफाइन होंगी, डबल कोट के अंदर। ठीक, आगे बात करेंगे सिंबॉलिक कांस्टेंट को। अगर हम किसी सिंबॉलिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा हैज डिफाइन। क्या लगाना पड़ेगा, हैज डिफाइन। हमने कहा हैज डिफाइन, उसके बाद आइडेंटिफायर देना है, उसके बाद उसको दे देनी है वैल्यू। हमने कहा हैज डिफाइन पाई 3.141593, मतलब पाई की वैल्यू कितनी हो गई ये। अब पाई की वैल्यू कभी बदलेगी उस प्रोग्राम में, अभी बदलेगी नहीं वो। हमने कहा हैज ट्रू की वैल्यू कितनी हो गई 1, मतलब जहां मैं ट्रू कहूंगा वहां पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। मैंने कहा मैक्स, तो मैक्स की वैल्यू कितनी हो चली 100, है ना। हमने कहा ch की वैल्यू कितनी हो गई 1। हमने कहा नेम की वैल्यू कितनी हो गई अजय। अब पूरे प्रोग्राम में जहां जहां मैं नेम को कॉल करूंगा वहां वहां पर उसकी वैल्यू क्या आएगी, अजय आएगी। ठीक, तो आप ऐसे किसी कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो कीवर्ड लगा के कॉन्स्ट कीवर्ड, और दूसरा क्या है, हैज डिफाइन। याद रखिएगा इसका इस्तेमाल सबसे ऊपर प्रोग्राम में करते हैं, प्रोग्राम में सबसे ऊपर करेंगे हैज इंक्लूड studio.h और हैज इंक्लूड conio.h के बाद। मामला समझ में आया ना, क्योंकि ये भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ही है से शुरू हो रही है, तो इसको भी वही रखेंगे उसी की बिरादरी में। चलिए आगे बात करते हैं सी के डेटा टाइप की। डेटा टाइप क्या होते हैं बच्चों, डेटा टाइप्स आर डिक्लेरेशंस फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना तो बताते हैं कि वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू अपने अंदर रखेगा। अभी मैंने किया ना तो आपको बताया, तो वही यहां पर आपको कुछ डेटा टाइप्स, उनकी साइजेस और उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की टेबल दी जा रही है। आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले डेटा टाइप क्या है, इंट। इंट कंप्यूटर में कितनी स्पेस कवर करेगा, 2 बाइट या 4 बाइट की। 2 बाइट वहां करेगा जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 16 बिट का होगा, है ना, 16 बिट का होगा। अगर ऑपरेटर 64 बिट का है तो वहां पर आपके लिए वो 4 बाइट की स्पेस को कंटेन करेगा। फ्लोट कैरेक्टर 1 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट, है ना। ये पूरी की पूरी लिस्ट हमने आपके लिए बना रखी है, आप इस पूरी लिस्ट को नोट कर लेंगे। फिलहाल आपके अभी काम की कितनी चीज है बच्चा, काम की केवल और केवल इतनी चीज है बस, जहां पर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल और शॉर्ट इंट चाहते हैं तो आप यूज करिए, नहीं चाहते तो कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्मेट स्पेसिफायर याद कर लेना, %d किसके लिए, इंटीजर के लिए, है ना। यहां मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, ये ले लिया मैंने कलर। %d किसके लिए, इंटीजर के लिए। %c किसके लिए, कैरेक्टर के लिए। %f किसके लिए, फ्लोट के लिए। और %lf किसके लिए, तो %lf होता है बच्चों डबल के लिए। ये 4-5 फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको याद रखने हैं, बाकी फिर आप लिस्ट में देखेंगे, जिसकी जरूरत पड़ेगी तब आप ले सकते हैं। लॉन्ग डबल के लिए क्या होता है, %lf होता है, जो कि बेसिकली कम से कम 10 बाइट कवर करेगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी 16 बाइट तक की स्पेस कवर कर सकता है। आइए आगे बात करते हैं प्रोग्राम की बच्चों। यहां पर हम आपको बताएंगे आज कि कैसे आपको किसी वेरिएबल की साइज का पता करना है। साइज ऑफ ऑपरेटर बताया था ना मैंने, है ना, प्रोग्राम में यूज भी करके दिखाया था। आज देख लो प्रोग्राम, लंबा प्रोग्राम कैसे बनेगा इसका, जहां पर आप हर वेरिएबल की साइज को चेक कर सकते हो। ठीक, आगे देखिए, सबसे पहले हमने ले लिया शॉर्ट ए, मतलब ए नाम का वेरिएबल है वो शॉर्ट टाइप है। उसके बाद हमने कहा बी है लॉन्ग, सी है लॉन्ग और डी है लॉन्ग डबल। हमने क्या किया, हमने साइज ऑफ ए चेक कराई, साइज ऑफ बी चेक कराई, साइज ऑफ सी चेक कराई और साइज ऑफ डी चेक कराई। अब ध्यान से देखिए, शॉर्ट की साइज कितनी होती है 2 बाइट, तो आउटपुट में 2 बाइट आया है। लॉन्ग की साइज 8 बाइट, लॉन्ग की 8 बाइट, लॉन्ग डबल की 16 बाइट। कहां है, ये दे रखा है, लॉन्ग डबल की 16 बाइट। लॉन्ग की, ये लॉन्ग है, इधर लॉन्ग की 8 बाइट आया ना, है ना। और उसके बाद शॉर्ट की साइज 2 बाइट, तो सारी चीजें आ रही हैं। तो हमने प्रोग्राम के माध्यम से भी चेक कर लिया कौन सा ऑपरेटर है भैया, साइज ऑफ ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, ऐसे लिखना है आपको, साइज ऑफ। ठीक, साइज ऑफ ऑपरेटर्स को बोलते हैं हम लोग, जो कि क्या करता है, किसी वेरिएबल की साइज को बताता है। मैं इंट लूंगा 4 बाइट आएगा, फ्लोट लूंगा 4 बाइट आएगा, डबल लूंगा 8 बाइट आएगा, कैरेक्टर लूंगा 1 बाइट आएगा। ठीक है ना। आप प्रोग्राम बनाएंगे और बना करके रन कराएंगे। ये प्रोग्राम है, पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, ऐसा ही प्रोग्राम बनाइएगा और वहां पर आप, जहां मैंने शॉर्ट लॉन्ग डबल लॉन्ग ले रखा है, वहां पर आप लेंगे इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैरेक्टर सारे, और आप प्रोग्राम बना के रन करा के आप बताएंगे। ठीक है ना। आगे
फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है बच्चों? तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल हम लोग प्रिंटफ फंक्शन के साथ या स्कैनफ फंक्शन के साथ करते हैं। किसके साथ? प्रिंटफ फंक्शन के साथ या स्कैनफ फंक्शन के साथ, जो हमको वेरिएबल के फॉर्मेट को बताता है कि वेरिएबल किस फॉर्मेट में है, और एक एज अ प्लेस होल्डर काम करेगा। कैसे काम करेगा? एज अ प्लेस होल्डर काम करेगा। आइए पूरी कहानी पढ़ते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड टुगेदर विद द प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन के साथ यूज किया जाता है टू टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल स्टोरिंग, यह बताने के लिए कि वेरिएबल किस प्रकार का डेटा स्टोर कर रहा है। इट इज बेसिकली अ प्लेस होल्डर। बेसिकली ये क्या होता है? एक प्लेस होल्डर होता है टू फॉर द वेरिएबल वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यूज के लिए। मतलब हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि x को प्रिंट कराओ। मान लो हमने कहा इंट बराबर x, जैसे यहां पर दिया है ना इंट num1 बराबर 5, हम डायरेक्टली num1 नहीं प्रिंट करा सकते थे। हमने पहले क्या देना पड़ेगा? हमको पहले देना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए आया है? num के लिए। और फॉर्मेट स्पेसिफायर में भी हम लोग इंटीजर लिए हैं तो क्या देंगे? %d, फ्लोट होता तो %f, कैरेक्टर होता तो %c, स्ट्रिंग होता तो %s, डबल होता तो %lf। अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको मिलेंगे। कहां मिलेंगे? यहां पर देखिए राइट कॉर्नर पे जो टेबल दिख रही है आपको, ये सब क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आइए आगे बात करते हैं। जैसे कह रहा फॉर एग्जांपल द आउटपुट टू आउटपुट द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर %d सराउंडेड बाई डबल कोट। मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर को कहां रखना है? प्रिंटफ फंक्शन के अंदर या स्कैनफ फंक्शन के अंदर, डबल कोट के अंदर रखना है। ठीक, आगे बात करेंगे। आगे है आपको डिफरेंट टाइप को प्रिंट कराना है, तो आप डिफरेंट टाइप को प्रिंट करा सकते हो। जैसे मैंने कहा फ्लोट माई नंबर बराबर 1.5, कैर माई लेटर बराबर 1। दो प्रकार के हमने वेरिएबल ले लिए और दोनों वेरिएबल अलग अलग डेटा टाइप कंटेन कर रहे हैं। एक फ्लोट कंटेन कर रहा है और एक कैरेक्टर। और हमने प्रिंट कराया माई नंबर इज, तो यहां पर क्या प्रिंट कराना है? नंबर प्रिंट कराना है। तो नंबर किस प्रकार का डेटा टाइप है? फ्लोट है, तो %f लिख दिया। एंड माई लेटर इज, यहां पर क्या प्रिंट कराना है? कैरेक्टर, तो %c कैरेक्टर के लिए। अब ध्यान से देखो, %f के लिए कौन सा वेरिएबल? माई नेम, और कैरेक्टर के लिए कौन सा वेरिएबल? माई लेटर। तो आउटपुट कितना आया? माई नंबर इज 1.5 एंड माई लेटर इज 8। क्लियर? आगे चलते हैं। इफ यू असाइन अ न्यू वैल्यू टू एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल इट विल ओवरराइट द प्रीवियस वैल्यू। कहने का मतलब यह है, अगर आपने कहा है कभी x बराबर 10 है, फिर आपने कह दिया नहीं 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 x बराबर 3 है, तो जो लास्ट में आप कहोगे वही वैल्यू x की मानी जाएगी, वो ओवरराइट हो जाएगी। ओवरराइट का मतलब है पहली वाली वैल्यू हटा के नई वाली वैल्यू रख देना, ये ओवरराइट कहलाता है। ठीक, एग्जांपल देखो, हमने कहा इंट x बराबर 15, मतलब पहले कहा x कितना है? 15, फिर मैंने कहा x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू, ये है रीअसाइनमेंट। बच्चों ये मैं क्या कर रहा हूं? रीअसाइनमेंट कर रहा हूं। अब x की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है ना? तो पुरानी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। टू डिक्लेयर वन मोर देन वन वेरिएबल्स इन सेम टाइप यूज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। आपको अगर एक से ज्यादा वेरिएबल एक ही टाइप में डिक्लेयर करने हैं तो आप कॉमा लगा करके कर सकते हो। मैंने कहा इंट x बराबर 5, y बराबर 6, z बराबर 50। मतलब x भी क्या है? इंटीजर, y भी क्या है? इंटीजर, z भी क्या है? इंटीजर। और हम इसको सेव कर लेंगे प्रोग्राम बना के और इसको सबको सम कर लेंगे तो कितना आएगा? 50, 5 55, 5 60 और 1 61। आंसर कितना आ गया? 61। और 61 भी इंटीजर है, इसीलिए हमने क्या प्रिंट कराया? %d प्रिंट कराया है। यहां तक की बात समझ में आ गई ना? तो इस तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं। आगे बात आती है, यू कैन आल्सो असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप। आप चाहते हो एक ही वैल्यू सारे वेरिएबल पर चढ़ जाए, एक ही वैल्यू सारे के सारे वेरिएबल पर असाइन हो जाए, तो आप ऐसे सिंटेक्स का इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा इंट है, x भी इंटीजर, y भी इंटीजर, z भी इंटीजर, और x किसके बराबर है? y के, y किसके बराबर? z के, और z किसके बराबर? 50 के। तो मतलब x y z की वैल्यू कितनी हो गई? 50 हो गई। अब हमने x y z को जोड़ दिया तो 50 50 50 कितना हो गया? 150 आपका आंसर आ गया। और इसको भी हमने इंटीजर था इसीलिए %d लगा के प्रिंट करा लिया है। मामला समझ में आया ना? बहुत बारीक बारीक चीजें हमने लिख रखी हैं, इनको आपको समझते चलना है। आगे है डेलीमीटर। क्या होता है बच्चों? डेलीमीटर एक यूनिक कैरेक्टर होता है या सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि प्रोग्राम की शुरुआत को या प्रोग्राम के अंत को बताते हैं।
किसको बताएंगे? प्रोग्राम की शुरुआत को बताएंगे या प्रोग्राम के अंत को बताएंगे। कैसे? सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के बाद में लगता है, हैज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के पहले लगता है, कॉमा कहां लगेगा? वेरिएबल्स, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, अब उस वेरिएबल का अंत हुआ तो कॉमा लगा दिया, है ना। उसके बाद स्क्वायर एंड कर्ली ब्रैकेट्स जानते ही हो आप, गेट के बाद क्या लगाते हैं? कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं ना। प्रिंटफ के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, मेन फंक्शन के पहले कर्ली ब्रैकेट कर रहा हूं, पैरेंथेसिस, और मेन फंक्शन के पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। एरे के बाद क्या लगाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। मामला समझ में आ रहा है ना। ये डेलीमीटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग कामों के लिए करते हैं। अब एक छोटा सा नन्हा सा प्रोग्राम जहां पर आपको क्या कहा गया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक प्रोग्राम में हमने हर चीज को लिखने का प्रयास किया, ठीक। समझिएगा, सबसे पहले हैज इंक्लूड स्टूडियो.h, क्यों? क्योंकि हमको प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने इंट मेन लगाया, और जैसे ही हमने इंट मेन लगाया हमको पता चल गया कि हमारे प्रोग्राम में क्या आएगा? रिटर्न 0 आएगा। अब मेन फंक्शन की शुरुआत कहां से होती है? कर्ली ब्रैकेट से, और एंड कहां होगा? कर्ली ब्रैकेट पे ही होगा। हमने कमेंट लगा दिया, कैसा कमेंट है? सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश, और यहां पर हमने कहा इंट, इंटीजर लेंथ नाम का वेरिएबल है जो किस प्रकार का डेटा कंटेन कर रहा है? इंटीजर फॉर्मेट में। हमने इंट लगा दिया, वैल्यू कितनी दे दी? 4। ये पूरी लाइन क्या कहलाई? कहलाई इनिशियलाइजेशन। क्या कहलाई बच्चों? इनिशियलाइजेशन, और इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। बात समझ में आई ना। हमने एक स्टेटमेंट में क्या कर दिया? लेंथ नाम के वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कह दिया, कर दिया। ये सही तरीका होगा बोलने का। हमने एक स्टेटमेंट में लेंथ नाम के वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कर दिया, ठीक। वैसे ही हमने अगली लाइन में क्या किया? विड्थ नाम के वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कर दिया। और हम एरिया ले लेते हैं, एरिया भी किसमें है? इंटीजर फॉर्मेट में, और एरिया को हम कैलकुलेट करा ले रहे हैं। एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है। और उसके बाद हमने क्या कर लिया? प्रिंट कर लिया। पहले किसको प्रिंट किया? लेंथ को %d लगा करके, फिर किसको प्रिंट किया? विड्थ को %d लगा करके, और फिर किसको प्रिंट किया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया बराबर लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई ना। आंसर इसका क्या आएगा? लेंथ इज इक्वल टू 4, विड्थ इज इक्वल टू 6 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं? 3। तो आंसर कितनी लाइन में आएगा? 3 लाइन में आएगा। ये भी आपको याद रखना है। और देखो ध्यान से, हमने हर लाइन के बाद क्या लगाया है? बैकस्लैश n, मतलब हर लाइन क्या हो जाएगी? मतलब हर आउटपुट क्या होगा? नई लाइन में आएगा, हर लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक। आइए आगे बात करते हैं। ऑपरेटर क्या होता है बच्चों? ऑपरेटर्स आर स्पेसिफिक सिंबल्स which are used to perform arithmetical or logical operations on variables or constants। ऑपरेटर क्या होते हैं? वे विशेष प्रकार के सिंबल होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग वेरिएबल पर करते हैं या वैल्यूज पर करते हैं। वैल्यूज को हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं और लिटरल भी कहते हैं, ठीक। फिर से परिभाषा, ऑपरेटर वे सिंबल होते हैं जिनका इस्तेमाल वेरिएबल पर किया जाता है या वैल्यूज पर किया जाता है। किस लिए? अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के लिए या लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए। बात समझ में आ गई ना। आगे अगली बात, ऑपरेटर्स जिन वेरिएबल्स पर काम करते हैं या जिन वैल्यूज पर काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेंड कहलाएंगे। उनको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑपरेंड बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने तुमसे कह दिया कि भैया x इंटू वाई, कितना बोला हमने आपसे? x इंटू वाई। अब मुझको आप बताइए x क्या है? एक वेरिएबल है। y क्या है? एक वेरिएबल है। और ये मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक सिंबल है। तो वेरिएबल्स को और लिटरल्स को हम लोग ऑपरेंड बोलेंगे और सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। तो यहां पर x और y क्या हो जाएगा? ऑपरेंड हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ऑपरेटर हमारे सी लैंग्वेज में बहुत सारे प्रकार के कैटेगराइज कर सकते हैं। हम 2 आधार पर यहां बांटेंगे। कितने आधार पर? 2। पहला नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के आधार पर, और दूसरा नंबर ऑफ फंक्शनलिटी के आधार पर। उनकी फंक्शनलिटी क्या होती है उसके बारे में हम सीखेंगे। यहां पर यूनिटी ऑपरेटर कहा, पहला टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स आर 3 टाइप्स: यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। यूनिटी ऑपरेटर क्या होता है? जिसको एक ऑपरेंड की जरूरत हो, क्या बोलेंगे? यूनिटी ऑपरेटर। बाइनरी क्या होता है? जिसको 2 ऑपरेंड की जरूरत हो।
और टर्नरी क्या होता है, जिसको 3 ऑपरेंड की जरूरत हो उसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, है ना। ध्यान से देखो, जैसे हमने कहा प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट, हमने कहा डिक्रीमेंट और हमने कहा नेगेटिव, और हम यहां पर एक और कह सकते हैं, वो होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। टिल्ड साइन जिसको बोलते हो आप ना, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक। तो ये 4 हमारे क्या हैं, यूनिरी ऑपरेटर्स हैं। मतलब इनको कितने ऑपरेंड की जरूरत होगी, एक। ये एक वेरिएबल पर भी काम करेंगे या एक वैल्यू पर भी काम करेंगे, इनको 2 वैल्यू की जरूरत नहीं है। और जिनको 2 वैल्यू की जरूरत है उनको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर, जैसे प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मॉडुलस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, इक्वल्स टू, ये सब क्या है बच्चों, ये सब है बाइनरी ऑपरेटर्स। क्योंकि इनका इस्तेमाल करने के लिए, इनको यूज करने के लिए कम से कम 2 ऑपरेंड की जरूरत होगी, 2 वेरिएबल की जरूरत होगी, 2 वैल्यू की जरूरत होगी, किसी ना किसी एक एंटिटी की जरूरत होगी, जिनकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक। जैसे अभी हमने यहां पर यूज किया ना मल्टीप्लिकेशन, कितने लोग लगे, 2 ऑपरेंड लगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा। टर्नरी ऑपरेटर क्या है बच्चा, जिसमें 3 वेरिएबल लगे या 3 ऑपरेंड लगे, वो क्या कहलाता है, टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर हमसे कह रहा है, जैसे ये देखो कितने ऑपरेंड लग रहे हैं, एक ऑपरेंड हो गया, हाँ, ये इतना पूरा यहां से लेकर के इधर 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 ऐसे आएंगे हम लोग फटाक से, 2 हो गया, और ये इतना पूरा कितना हो गया, 3 हो गया। 3 लोग लगे ना, और 3 लोगों के बीच में कौन सा ऑपरेटर है, ये हमारा है कंडीशनल ऑपरेटर। ऐसा ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया कंडीशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। मामला समझ में आया ना, तो इसको कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। इसके लिए कितने, 1 2 3 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ रही है। आगे बात करते हैं, फंक्शनैलिटी के आधार पर ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों फंक्शनैलिटी के आधार पर हमने कुछ ऑपरेटर्स आपको बता रखे हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर, जिसमें प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सुनते चलिएगा, सबके नाम मैं बता रहा हूं आज आपको। अरिथमेटिकल में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। रिलेशनल ऑपरेटर, इसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। यहां पर क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, एंड और नॉट। 3 प्रकार के हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। आगे बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। बच्चों यहां पर है पहला इक्वल, दूसरा एडिशन एंड इक्वल, तीसरा सब्सट्रैक्शन एंड इक्वल, चौथा मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वल, डिवीजन एंड इक्वल, मॉडुलस एंड इक्वल, है ना। मॉडुलस के बारे में आप सुन लो, जैसे मैंने कहा 7 मॉडुलस 3 या फिर 4 कह दिया, मतलब 4 का भाग देना है किसमें, 7 में। तो जो रिमाइंडर आएगा, भाग दो 4 का 7 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। शेषफल कितना आया, 3 आया। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा बच्चों, मॉडुलस ऑपरेटर आपको शेषफल बताएगा। क्या बताएगा, शेषफल बताता है। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या करेगा, मैंने कहा प्लस प्लस 5, क्या कहा, प्लस प्लस 5। तो प्लस प्लस 5 क्या करेगा, हमको क्या रिटर्न करके देगा, 6 रिटर्न करके देगा। कितना, तो इंक्रीमेंट क्या करेगा, 1 जोड़ देगा, डिक्रीमेंट क्या करेगा, 1 घटा देगा, है ना। बाकी ऑपरेटर के बारे में पूरी की पूरी 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे हम, वहां पर आपको समझाएंगे ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है। वो वीडियो आज ये अपलोड होगी, कल ऑपरेटर की वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना, जहां पर आपको पूरा कंप्लीट ऑपरेटर पीडीएफ के फॉर्मेट में, प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर में। बच्चों साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, हमने आपको इस्तेमाल करके दिखाया। कॉमा ऑपरेटर होता है, और ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है। बिटवाइज ऑपरेटर की चर्चा करते हैं। बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज एक्सऑर है। ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको हम लोग लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट शिफ्ट बोलते हैं। नाम क्या है, बिटवाइज क्यों है, क्योंकि ये बिट्स पर काम करते हैं। किस पर काम करेंगे, बिट्स पर। इसको असाइनमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू असाइन होती है। लॉजिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लॉजिक्स पर काम करते हैं। रिलेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। अरिथमेटिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स के बीच में अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं पॉइंटर क्या होता है। तो बच्चों पॉइंटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस से उसकी वैल्यू देने का काम करता
है ना। हमने आपको बता भी रखा है, वन शॉट रिवीजन जब करवाया था तो वहां पर बिटवाइज ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर सबकी चर्चा करी थी। तो वहां पर आपको दिखाया था कैसे एड्रेस आ रहा है, कैसे एड्रेस से वैल्यू आ रही है ना। तो उसको आप देखिएगा, वहां पर आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा फंक्शन मैंने बनाया है यहाँ पर, प्रोग्राम हैज इंक्लूड स्टूडियो.h मेन फंक्शन x बराबर 5 y बराबर 2, दोनों इंटीजर फॉर्मेट में। हमने क्या कहा, x मॉडुलस y मतलब 5 मॉडुलस 2, 5 मॉडुलस 2। भैया 5 को भाग दीजिए किससे, 2 से भाग दीजिए। 5 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा, तो 2 आएगा, लेकिन शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारे पास 1 आएगा ना। तो यहां पर हमको कितना मिल रहा है रिजल्ट में, 1 मिल रहा है। अब मैंने कहा प्लस प्लस x मतलब x में 1 जोड़ दो, x कितना है 5, 5 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा बच्चों, 5 में 1 जोड़ने पर 6 हो गया, इसीलिए आपको यहां क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना। अब हमने कहा x कितना हो गया है, अब 6 हो गया है। अब मैं कह रहा हूं x मल्टीप्लाई इक्वल 3, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है x बराबर x मल्टीप्लाई 3, x मल्टीप्लाई 3, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू सर 6 हो गई है, तो 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा 18। तो यहां पर कितना आ रहा है आपका 18 प्रिंट होकर के आ रहा है। अगला है आपका x इज ग्रेटर देन आर इक्वल y, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 18 हो गई। तो क्या 18 जो है वो 2 से बड़ा है, सही बात है ना, 18 2 से बड़ा है। तो आपको यहां पर क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है। ट्रू का मतलब क्या होता है, 1 होता है, या फिर 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो यहां पर इसीलिए आपको क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है, ठीक है ना। तो आई होप ये इतनी सारी बातें आपको समझ में होंगी। बाकी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट जो है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से अगले लेक्चर में कवर कर रहे होंगे विथ पीडीएफ विथ प्रैक्टिकल, है ना। करीब 1 घंटे की वीडियो वो भी बनेगी, और वो वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट जो है वो सी लैंग्वेज चाहे हो आपका, चाहे पाइथन लैंग्वेज हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, ठीक। पाइथन के साथ साथ क्या होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट हो या जेएस हो, या सी जेएस कह रहा हूं, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ऑपरेटर्स नहीं बदलते हैं। 1-2 ऑपरेटर इधर उधर हो जाएगा बस, बाकी सारे के सारे ऑपरेटर वही रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो हमने इसीलिए उस लेक्चर को ऐसा बनाया है कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आपको वहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ हमने उसको बताया है, और वो करीब 50 से 52 मिनट की वीडियो बनेगी, तो वहां पर पूरा का पूरा ऑपरेटर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम आपने एक कमेंट किया और हम आपके लिए नोट्स लेकर हाजिर हो गए, ठीक। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों चीजें आपको नहीं भूलनी है, और पूरा का पूरा सी लैंग्वेज का कोर्स आपके सामने रखा हुआ है विथ नोट्स विथ प्रैक्टिकल विथ इन 1 शॉट, मतलब 2 से 3 घंटे आप पढ़ लीजिए हमारे साथ, सी लैंग्वेज खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।